ये कौन नहीं जानता कि हर पेड़ के फल में ही उसका बीज छुपा होता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इंसान का बीज क्या होता है? डेस्टिनी या कर्म का रूल है कि आदमी अपना अगला जन्म ठीक वहीं से शुरू करता है जहां मौत ने उसे गले लगाया था। अगर ये सच है तो हमारा नेक्स्ट बर्थ ही हमारा बीज नहीं? क्या हो अगर ये मौका जीते जी मिल जाए अपनी डेस्टिनी को बदलने का, वो सब कुछ जो बाकी रह गया उसे पूरा करने का। ऐसा ही मौका रुद्र को भी मिला है। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिक योद्धा बसते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और गुफाओं के रहस्य पूरी तरह कोई नहीं जान पाया है। लेकिन ना जाने इस जगह में ऐसा क्या है कि जो एक बार यहाँ आ जाता है या तो जाना नहीं चाहता या जा नहीं पाता। जंगल के पास पहाड़ की चोटी पर वो लड़का बेजान सा पड़ा था। हवा मानो हिलाकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी और वो भी इशारा समझकर उठ गया। मगर उठते ही उसकी आंखें हैरानी में फैल गई। मैं यहाँ कैसे? ये कौन सी जगह है? एक पल को उसे लगा जैसे उसकी बॉडी ही ना हो। उसने अपने हाथ पैर हिलाकर देखे। वो तो जिंदा था। मगर मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था। मुझे तो जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। और फिर मैं यहाँ कैसे पहुंचा? अगर मैं वाकई जिंदा हूं तो अभी मुझे अवार्ड फंक्शन में होना चाहिए था। कोई शोर नहीं, सड़क कहाँ गई? कोई ट्रैफिक लाइट नहीं, गाड़ियां भी नहीं। लड़के का इस तरह बच जाना दूसरा जन्म मिलने जैसा था। और जिस तरह आसपास शांति छाई थी, जरूर इसके पीछे कोई गहरी बात है। तभी उसे सब कुछ साफ समझ आ गया। परकाया प्रवेश। उसने अपने कपड़े देखे, वो उसके नहीं थे। उसके हाथ पैर और बॉडी उसकी नहीं थी, वो किसी दूसरे की बॉडी में है। नीमा एक अनाथ लड़का है। एक गरीब छोटे पहाड़ी गांव चिरौली में उसका जन्म हुआ था। अपनी मेहनत के दम पर उसने उत्तराखंड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इतना ही नहीं, कुछ ही सालों में अपनी मेहनत से वो पूरे शहर में फेमस हो गया। उसके अच्छे दिन मानो शुरू हुए ही थे कि उस रात जब उसे टेक्नोलॉजी की फील्ड में उसके इन्वेंशंस के लिए स्टेट अवार्ड मिलने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो इस जगह आ पहुंचा। लेकिन अगर वो किसी और की बॉडी में वापस आया है तो आखिर इसका मकसद क्या है? क्या किस्मत का लिखा ऐसा कुछ है जो उसे करना बाकी है? और अगर यही वजह है तो फिर वो मरा ही क्यों? क्या उसे किसी और की जिंदगी जीनी होगी? उसे एहसास हुआ कि ये बॉडी पहले जिसकी थी उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। 15 साल के उस लड़के का नाम रुद्र था। उसके पिता दीनानाथ रैना अमर मेंशन के मालिक थे। लेकिन 7 साल पहले जब रुद्र 8 साल का था, उसके पिता दीनानाथ अचानक एक दिन गायब हो गए और धीरे धीरे एक के बाद फैमिली के सारे लोग या तो मर गए या फिर पिता की तरह ही गायब हो गए। ये सब क्या हो रहा है समझने के लिए रुद्र बहुत छोटा था। आखिरकार केवल वो और उसकी बहन अदिति ही बच गए। भले ही रुद्र छोटा रहा हो, मगर इन हादसों ने उसके दिमाग पर एक गहरा असर डाला, जिसका एहसास उसे कई सालों बाद हुआ। अब अमर मेंशन के मालिक दीनानाथ के छोटे भाई जगन्नाथ बन गए और रुद्र अपनी बहन अदिति के साथ उन्हीं की देखरेख में रहने लगा। लेकिन यह सब उतनी दुख की बात नहीं जितनी कि यह कि रुद्र एक बोझ की तरह समझा जाता था, क्योंकि वो अपने भीतर किसी भी शक्ति को जगा नहीं पाया था। लद्दाख, जो कि सिर्फ आध्यात्मिक योद्धाओं का गढ़ माना जाता था, में रुद्र केवल मजाक बनकर रह गया था। इसका असर यह हुआ कि रुद्र हमेशा सहमा और डरा सा रहने लगा। अपने ऊपर हुई किसी भी ज्यादती के खिलाफ वो कभी आवाज ना उठा सका। उसका शक्तियां हासिल ना कर पाना एक धब्बे की तरह उसके नाम से चिपका रहा। लेकिन रुद्र जानता था कि जब तक वो जिंदा है, कोई मेंशन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए अपने परिवार के नाम को बचाए रखने के लिए रुद्र ने जिल्लत की जिंदगी जीना भी मंजूर किया। इसका नुकसान अकेले उसे ही नहीं, बल्कि उसकी बहन अदिति को भी चुकाना पड़ा। रुद्र और अदिति ही एक दूसरे का सहारा थे। दोनों पर एक दूसरे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी थी। कभी भाई बहन तो कभी दोस्त जैसा उनका रिश्ता था। एक अदिति ही थी जो रुद्र को उसकी कमजोरियों के साथ अपनाती थी। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन रुद्र वो सब कुछ दोबारा हासिल कर लेगा जो वक्त और किस्मत ने उनसे छीन लिया है। आज सुबह की ही बात है। मेंशन के मैनेजर भूपेन ने अचानक रुद्र को बुलाया और बताया कि श्री जगन्नाथ के जवान बेटे ललित की 5वीं स्टेज में पहुंचने वाले हैं और आगे बढ़ने के लिए उन्हें खास बूटी की जरूरत है। इसलिए रुद्र को 100 साल पुरानी
शीलगंधा बूटी काले जंगल में से ढूंढ कर लानी होगी। 100 साल पुरानी शीलगंधा। ये बूटी सिर्फ खतरनाक काले जंगल में मिल सकती है, पर रुद्र जैसे कमजोर के लिए काले जंगल में जाना आत्महत्या करने जैसा है। शक्ति के एडवांस स्टेज वाले साधक भी काले जंगल से मुश्किल से जिंदा लौट पाते हैं। वहां न केवल रहस्यमयी पेड़ और घास है, बल्कि ऐसे जानवर हैं जो एक साथ कई योद्धाओं को सफाचट कर सकते हैं। रुद्र ने जब आनाकानी की तो भूपेन ने उसे एक जोर का झापड़ जड़ दिया, पर इस सब के पीछे किस्मत अपना खेल खेल रही थी। पुराने रुद्र का काले पर्वत पर आना तय था ताकि नया नीमा उसकी बॉडी ले सके। रुद्र ने सोचा कि उसे मरवाने के लिए काले पर्वत पर भेजा गया था, और अगर वो बाहर गया तो उसे दोबारा मरवा देंगे। हालांकि यह अब वो रुद्र नहीं रहा था जिसे सब धरती पर बोझ कहकर चिढ़ाते थे। तो तुम डर के मारे यहां छुपकर बैठे हो। खैर, इस तरह डरने वाला तो पूरे शहर में रुद्र ही हो सकता है। पहले तो आवाज सुनकर रुद्र घबरा गया, पर तुरंत ही उसने खुद को संभाला। भूपेन ने तुमको बूटी लाने भेजा था और तुम यहां आराम कर रहे हो। इस आदमी का नाम कालीचरण था। रुद्र इसे ठीक से नहीं जानता था। यह भूपेन का खास आदमी था, या कहना चाहिए उनके भी मालिक श्री जगन्नाथ का चमचा था। वो उन कुछ लोगों में से था जो रुद्र को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अगर पुराना रुद्र होता तो अब तक भाग चुका होता, पर उसके शरीर में समाया नीमा भागना नहीं, लड़ना चाहता था। वो ये जानना चाहता है कि जब रुद्र को मरने के लिए काले जंगल में भेज दिया था तो अब कालीचरण यहां क्यों आया है। सिर्फ ये देखने कि वो वाकई में मर गया है या नहीं, ताकि मेंशन वो अपने नाम कर सके। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने खुद को शांत करते हुए पूछा, अब क्या चाहते हो? तुम्हारे पास है क्या देने के लिए? क्या तुम इतने गधे हो कि ये भी समझ नहीं सके कि तुम्हें काले जंगल में क्यों भेजा गया था? इसलिए ताकि मैं मर जाऊं। अरे बेवकूफ, अगर तू पहले ही चुपचाप भूपेन की बात सुनता और उसका कहा मानता तो वो तुझे यहां क्यों भेजता? क्या तुझे सच में नहीं मालूम उसकी नजर किस पर है? रुद्र हैरानी से उसे देखता है। तेरी बहन अदिति पर। तू अब भी अपनी बहन उसे देकर आराम की जिंदगी बिता सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो समझा यही तो प्रॉब्लम है तेरी कि तू समझता नहीं। अब भी मौका है, वरना मौत तेरे सामने खड़ी है। अचानक रुद्र को जैसे मकसद मिल गया। उसे अदिति के लिए कुछ करना होगा। अदिति 13 साल की जवान, खूबसूरत और नाजुक सी लड़की है। कुछ ऐसी बात है उसमें कि कोई भी पहली नजर में उस पर लट्टू हो जाए। फिर भूपेन की क्या बिसात? तुझे इतनी हैरानी किस बात पर हो रही है बे? अच्छा बता, कौन नहीं जानता कि अदिति तेरी सगी बहन नहीं है? तो फिर इतना टेंशन क्यों ले रहा है? उसको भूपेन के हवाले कर दे और ऐश की जिंदगी बिता। वैसे भी तू किसी काम का तो है नहीं, और अगर हुआ भी तो हम तुझे रहने नहीं देंगे। इतना कहकर कालीचरण जोर से हंसता है। उसकी हंसी रुद्र को चुभ रही थी। मन कर रहा था इसी पल उसके दांत तोड़ दे, मगर रुद्र जानता था कि उसे सही वक्त का इंतजार करना होगा। ये बॉडी भले ही रुद्र की हो, पर वो उसकी तरह हारी हुई जिंदगी नहीं जी सकता। कालीचरण और बाकी सब ताकत में उससे बहुत आगे हैं। तभी उसके अंदर कुछ ऊर्जा सी बनने लगी। कमीना, अदिति को हासिल करने के लिए मुझे मारना चाहता था। तुमने अपनी हद पार कर दी भूपेन। जब तक तुम्हें खत्म नहीं कर दूंगा, रुद्र की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये अजीब सा मुंह बनाकर क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, या अपनी मौत का सोचकर डर लग रहा है? कालीचरण रुद्र पर थूकता है। चल, तुझे और परेशान नहीं करूंगा, अभी ही मार देता हूं। रुद्र ने अपना मकसद याद कर ये खून का घूंट पी लिया। उसने सामने की चोटी के अंतिम सिरे पर नजर डाली और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने पलटकर कालीचरण से माफी मांगी। माफ कर दो भाई, गलती हो गई। तुम सही कहते हो, मुझे अदिति को भूपेन को सौंप देना चाहिए। जिंदा रहने का मेरे पास यही एक तरीका है। कालीचरण जोर से हंसता है। अबे नाली के कीड़े, ऐसी जिंदगी लेकर भी क्या करेगा? खैर, अपनी खूबसूरत बहन को फूलों से सजा के आज शाम को पेश कर भूपेन के आगे। चल भाग।
मगर रुद्र उसकी बात पर ध्यान न देते हुए पहाड़ी की दूसरी ओर कुछ देखने लगा। लगता है तेरी समझ में अभी भी नहीं आया। लात खाए बिना मानेगा नहीं। क्या खजाना दिख गया तुझे उधर? रुद्र उसकी बात को अनसुना करते हुए एक टक उस ओर देखता रहा। इस बात ने कालीचरण के दिमाग में शक पैदा कर दिया। ये छछुंदर वैसे तो मुझे देखकर ही भाग जाता था और अभी मेरी बात को अनसुना कर रहा है। जरूर कुछ बात है। अबे गधे, क्या देख रहा है बता? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं जाता हूं। अबे फट क्यों रही है, बता ना। नामुमकिन, आपको यकीन नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं, अंधेरा होने वाला ही है। कहीं पहुंचने में देर हो गई तो भूपेन भी नाराज हो जाएगा। इतना कहकर रुद्र आगे बढ़ने लगा। कालीचरण ने उसकी बांह पकड़कर उसे रोका। कालीचरण का दिमाग गर्म होने लगा। देख, अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर। सीधे सीधे बता दे उधर क्या है। मैंने कुछ नहीं किया भाई। कालीचरण की आंखों में गुस्सा तैरने लगा था। रुद्र कुछ कदम पीछे हटकर घबराते हुए बोला, मुझे शीलगंधा मिल गई, 100 सालों पुरानी। कालीचरण हंसा। मुझे एकदम ही उल्लू समझ लिया है क्या? शीलगंधा यहां कैसे मिल सकती है? पर कहीं कालीचरण को रुद्र की बात पर यकीन भी होने लगा था। वो आगे बढ़कर पहाड़ी के किनारे आकर खाई में कुछ खोजने लगा। तुरंत ही कालीचरण पलटा और रुद्र को कॉलर से पकड़कर उठा लिया। सुन बे, अगर इसमें से एक शब्द भी झूठ निकला तो इस पहाड़ियों में आज तेरी मौत की आवाज गूंजेगी। रुद्र चुपचाप सांस रोके रहा। उसे पता था जरा सी भूल और कालीचरण उसे पत्ते की तरह खाई में उछाल देगा। लेकिन कालीचरण ये नहीं जानता था कि उसके और मौत के बीच सिर्फ 2 कदम का फासला है और उसकी सारी शक्तियां अब किसी काम नहीं आने वाली। अरे, ये मैदान में रोशनी कैसी? कहीं इस गधे की बात सही तो नहीं? लेकिन ये शीलगंधा तो हो ही नहीं सकती। ये तो कुछ और चमक रहा है। मुझे बेवकूफ बनाता है? गुस्से में कालीचरण रुद्र की ओर पलटा तो उसने देखा रुद्र की आंखों में गुस्से की एक चमक है जो उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। तभी रुद्र ने हवा में उछलते हुए कालीचरण को पूरी ताकत से लात दे मारी। कालीचरण के मुंह से इतना भर निकल सका, साले कमीने! उसकी चीख खाई में चारों ओर गूंज गई। खाई में नीचे गिरता हुआ वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने छोटा सा पत्थर फेंका। गिरते हुए कालीचरण की आंखों में डर से ज्यादा हैरानी थी कि कैसे एक कीड़े ने उस जैसे योद्धा को पल में मौत के घाट उतार दिया। रुद्र की आंखों में खुशी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसे कालीचरण के मरने पर शक था, पर वो खाई में देखते हुए आगे आने वाली मुश्किलों का अंदाजा लगा रहा था। शायद फिलहाल अदिति को लेकर भूपेन से मिल लेना ही ठीक रहेगा। इससे उसे और शक्तियां हासिल करने का वक्त भी मिल जाएगा। कुछ भी कहो, कालीचरण भले ही ताकतवर हो, पर दिमाग में तो भूसा भरा है। उस सुनहरी रोशनी के चक्कर में फंस गया। क्या रुद्र ने कालीचरण को मारकर बड़े योद्धाओं से दुश्मनी मोल ली है? क्या सच में वो किसी और की जिंदगी जीना चाहता है? क्या ये सब उसने अदिति के लिए किया है? और क्या वो जिंदा यहां से बाहर निकल सकेगा?